प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे। जलीय स्थलाकृतियाँ। जलीय स्थलाकृतियों के बारे में पूर्व में चर्चा की है। आज अपन चर्चा करेंगे निर्मित स्थलाकृतियाँ। नदी के विभिन्न कार्यों से विशिष्ट स्थलों का विकास होता है। नदी का अपर्दन कार्य विनाशनात्मक तथा निक्षेपात्मक कार्य रचनात्मक होता है। नदी के अपर्दनात्मक कार्यों से निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी के बारे में चर्चा करेंगे। वी शेप्ड वैली। वी आकार की घाटी सर्वप्रथम नदी अपने तली काटकर उसे गहरा करती है, जिसके कारण नदी घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है तथा घाटी का आकार आंग्ल भाषा के वी अक्षर के समान हो जाता है। इसमें दीवारों का ढाल या तो तीव्र या अवतल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तरंग एवं सक्रिय होती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता है, जिससे गहराई तथा आकार दोनों में वृद्धि होती है। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि इस घाटी के निर्माण के समय केवल निम्न कटाव द्वारा घाटी गहरी होती है। इसके विपरीत घाटियों में क्षैतिज अपर्दन भी होता है तथा इनकी चौड़ाई भी बढ़ती है, परंतु गहरा होने का कार्य सर्वाधिक होता है। आकार के अनुसार वी आकार की घाटियों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, गार्ज तथा कैनियन। पहला है गार्ज। इनका निर्माण पर्वतीय कठोर चट्टानी भागों में तीव्र तथा खड़े किनारे वाले ढाल होने पर होता है तथा गहराई अत्यधिक तथा चौड़ाई संकीर्ण होने पर इस संकीर्ण लंबी एवं गहरी घाटी को गार्ज कहते हैं। प्रपातों के पीछे हटते जाने से नदी के शीर्ष अपर्दन से भी गार्ज का निर्माण होता है। इस प्रकार इसमें नदी घाटी चौड़ाई की अपेक्षा गहराई में भी कहीं अधिक होती है। जर्मनी में राइन नदी का गार्ज व्यूबेन से बांध तक फैला हुआ है तथा स्विट्जरलैंड में आर नदी का गार्ज 2100 मीटर गहरा है। दूसरा लेते हैं कैनियन। कैनियन गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। यह आकार में विशाल परंतु अपेक्षाकृत अधिक संकरा होता है। घाटी के दोनों किनारों की दीवारें खड़े ढाल वाली होती है तथा नदी तल से अधिक ऊंची होती है। जब कठोर एवं असंगठित चट्टानों से होकर नदी अपने घाटी को अत्यधिक गहरा करके खड़े ढाल वाली बनाती है तथा जब अपक्षय एवं सामूहिक स्थानांतरण से ये बड़ी दीवारें प्रभावित नहीं हो पाती है तो दीवारों का ढाल सीधा तथा तीक्ष्ण ही बना रहता है तथा कैनियन का निर्माण हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जोरिना प्रांत में कोलोराडो नदी का ग्रांड कैनियन संसार प्रसिद्ध कैनियन का उदाहरण है। अब लेते हैं जल गर्तिकाएं। नदी की तली में कठोर चट्टानी संरचना में कोमल शैलों में जल भंवरों द्वारा कंकड़ पत्थर आदि शैल पदार्थों में छेदन क्रिया की भांति छेदन क्रिया कहते हैं, जिससे तली के छोटे गर्त बन जाते हैं जो जल गर्तिका कहलाते हैं। ये गड्ढे गहरे तथा बेलनाकार हो जाते हैं। ये गर्त क्रमशः विकसित होकर जलज गर्तिका बनते हैं और इन गर्तों का व्यास एवं गहराई क्रम से बढ़ते जाने पर बड़े प्रपात कुंड अवनमित कुंड बन जाते हैं, जो 7 से 8 मीटर गहरे होते हैं। धीरे धीरे नदी के आधार पर अनेक जलज गर्तिकाएं बन जाती है तथा बाढ़ के समय जल गर्तिकाएं की दीवार टूट जाती है और मलबा बह जाता है। फिर लेते हैं श्रीपिका रैपिड्स। श्रीपिका प्रपात निर्माण की सामान्यतः पहली अवस्था है जिसमें पानी का प्रवाह धरातल से सटे हुए होता है, जबकि प्रपात में पानी ऊपर से नीचे गिरता है।
की रचना प्रपात के पीछे हटने से भी हो सकती है। प्राय नदी की तली में असमान संरचना वाली सेलों के बीच जाने पर विषम अपरदन होता है, जो प्रपात जैसा तीव्र ढाल नहीं होता है, पर सिप्रिका का निर्माण होता है। प्रपात में जल खड़े ढाल से नीचे गिरता है, जबकि रचना प्रपात के पीछे हटने तथा नदी घाटी की तली में जल प्रवाह की दिशा में कठोर सेल उभरने से सिप्रिका के क्रमिक वितरण को कास्केड कहते हैं। अब लेते हैं अपन जलप्रपात। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल अर्थात क्लिफ के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। इस तरह की स्थिति उस समय आती है जबकि नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें या तो क्षैतिज अवस्था में मिलती है या लंबवत। नदी का जल मुलायम चट्टानों को तो काट डालता है, परंतु कठोर प्रतिरोधी चट्टानों को नहीं काट पाता है। फलस्वरूप जल उसके ऊपरी भाग से नीचे की ओर गिरने लगता है। प्रपात तथा सिप्रिका में अंतर सामान्य होता है। वास्तव में नदी में जिस भाग में जलधारा का प्रवाह साधारण वेग से अधिक होता है, अर्थात जब ऊंचे जल ढाल से गिरने लगता है, तो उसे प्रपात या सिप्रिका कहते हैं। प्रपात में ऊंचाई अधिक होती है तथा ढाल खड़ा होता है, प्रायः क्लिफ के अग्रभाग से गिरता है। सिप्रिका की ऊंचाई प्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है। इस तरह सिप्रिका को प्रपात का एक छोटा एवं सामान्य रूप ही समझना चाहिए। फिर लेते हैं अंतर्गतित पर्वत स्कंध, इंटरलॉकिंग स्पूर्स। अंतर्गतित पर्वत स्कंध, इंटरलॉकिंग स्पूर्स। लंबवत अपरदन द्वारा नदी पहाड़ी समान संरचना वाली कठोर चट्टानी भाग में से घाटी को घेरा करने का प्रयास करती है और कठोर सेलों के अवरोध के कारण चक्कर होते हुए दिखाई देते हैं। फिर छठा लेते हैं संरचनात्मक सोपान। इनकी उत्पत्ति नदी के मार्ग में कठोर तथा कोमल सेलों के क्षैतिज परतों के रूप में बिछे होने से होती है। इस स्थिति में विभेदक या वैशेषक के कारण कमजोर चट्टानें कटकर तथा कठोर चट्टान प्रतिरोधक चट्टान के रूप में बाहर की ओर निकली रह जाती है, जिससे नदी की घाटी के किनारों पर सोपान नुमा आकृति बनती है। इस प्रकार के ये सोपान नदी वेदिकाओं से भिन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में चट्टान की संरचना का नियंत्रण होने के कारण इन्हें संरचनात्मक पीठिका या वेदिका भी कहते हैं। अतः नदी के मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज अवस्था मिलती है तथा विशेषक अपरदन द्वारा कठोर व मुलायम सेलों का कटाव विभिन्न दर से होता है, जिससे प्रतिरोधक की कठोर चट्टानें स्थिर रह जाती है। इस प्रकार सोपानकार सीढ़ियों का निर्माण नदी घाटी के दोनों किनारों पर हो जाता है। इस प्रकार इनके निर्माण में चट्टानों की संरचना का एकमात्र हाथ रहता है, जबकि नदी वेदिकाओं के निर्माण में चट्टान की संरचना का हाथ नहीं रहता। नदी वेदिकाएं। नदी घाटी के किनारों पर सोपान जैसी आवृत्ति का निर्माण होता है, जो वास्तव में आरंभिक बाढ़ का मैदान का अवशेष होती है, जो पुनर्यौन नवोमेश को बनाती है। ये वेदिकाएं नदी के आरंभिक तल को प्रदर्शित करती है। कभी नदियों की घाटियों में वेदिकाओं का क्रम सीढ़ीनुमा होता है तथा एक के बाद एक वेदिका नीचे उतरती चली जाती है, क्योंकि इनकी तली में पुनर्यौवन होता रहता है। दो वेदिकाएं के बीच की ऊंचाई कुछ मीटर से कई किलोमीटर तक हो सकती है। नदी विसर्ग तथा गोखुर झील। यह आकृति अपरदन और निक्षेप क्रिया का सम्मिलित अपरदन द्वारा घुमावदार आकृति को म्यांडर कहते हैं। प्रौढ़ावस्था में नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जो वे निम्न कटाव की अपेक्षा क्षैतिज अपरदन अधिक करती है, जिससे नदी की घाटी गहरा होने के स्थान पर चौड़ा करने लगती है। इस अवस्था में नदी का मार्ग ना समतल होता है, ना ही एक समान चट्टानों का बना होता है। इसलिए नदियाँ सीधे मार्ग से प्रवाहित न होकर
मोड़ बनाती हुई बहती है। इन मोड़ों को ही विसर्प कहते हैं। ये विसर्प 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य विसर्प, अधिकृतिक विसर्प और बेमेल विसर्प। अब चर्चा करते हैं संप्राय मैदान। संप्राय मैदान अपर्दन चक्र की अंतिम अवस्था का सूचक है। इसका निर्माण लंबवत अपर्दन के पूर्ण समाप्त होने पर तथा केवल क्षैतिज अपर्दन के सक्रिय रहने से होता है। इस प्रक्रिया में समस्त स्तर खंड क्रम से नीचे होता रहता है और नदी के आधार तल को प्राप्त कर लेने पर स्थलखंड आकृति विहीन संप्राय मैदान में बदल जाता है। डेविस ने सर्वप्रथम पेनिप्लेन का प्रयोग एक आकृति विहीन स्थलाकृति के लिए किया था। इसके बाद क्रिकम ने इससे पान प्लेन शब्द का प्रयोग तथा किंग ने पेडी प्लेन शब्द का प्रयोग किया। डेविस ने इसका निर्माण नदियों के पार्श्विक अपर्दन से तथा क्रिकम ने कई नदियों के बाढ़ के मैदानों के मिलने से निर्मित माना है। संप्राय मैदान का निर्माण उस समय होता है जब नदी की अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। इस समय क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। प्रतिरोधी सेलों के भाग अपर्दन अवशेष के रूप में यत्र तत्र सामान्य सतह के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। इन्हें मोनाडनाक कहते हैं। अब लेते हैं नदी का निक्षेपात्मक कार्य, डिपोजिशनल वर्क ऑफ रिवर। नदी का निक्षेप कार्य रचनात्मक होता है क्योंकि इसमें निक्षेपात्मक कार्य में विभिन्न मलों को अनेक रूपों में जमा करके अनेक प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। भू आकृति विज्ञान में नदी के अपर्दन कार्य को अधिक महत्व दिया गया है तथा निक्षेपात्मक कार्य को महत्वहीन बना दिया गया है। वास्तव में निक्षेपात्मक कार्य मानव के लिए अधिक उपयोगी व लाभप्रद है। निक्षेप के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें नदी के वेग में कम भाग सर्वाधिक प्रमुख है और वो नदी के ढाल में कमी आने, नदी के जल का अधिक विस्तार होने से नदी मार्ग में अवरोध आना या नदी के जल के आयतन में कमी आने से होता है। अब निक्षेप के कारण उत्पन्न स्थल रूप है जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, बालू का पुलिन या बालू का तट, प्राकृतिक तटबंध या प्राकृतिक बांध, बाढ़ का मैदान और डेल्टा। जलोढ़ पंख तथा जलोढ़ शंकु। जलोढ़ पंख नदी के रचनात्मक स्थल रूपों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यह नदी की तरुणावस्था के अंतिम तथा प्रौढ़ावस्था के प्रथम चरण का सूचक होता है। पर्वतीय ढाल के सारे नदियाँ अधिक बोझ के साथ नीचे उतरती है, जो तो समतल भाग में प्रवेश करने से वेग में कमी आती है। इससे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल की तली के पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि वेग में कमी से परिवहन क्षमता में कमी आती है तथा पर्वतीय ढाल के आधार तल पर अर्ध चक्राकार के रूप में पदार्थ का निक्षेप हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। बाढ़ का मैदान व प्राकृतिक तटबंध। नदी बेसिन या घाटी का वह भाग जहाँ नदी बाढ़ के समय जलोढ़ का निक्षेपण करती है, तो वह बाढ़ का मैदान कहलाती है। यह मैदान नदी प्रवाह के दोनों ओर विकसित होता है। इस मैदान में अनेक विसर्प, चापकार, झीलें, दलदल आदि एकत्रित होते हैं। प्रतिवर्ष बाढ़ के समय जलोढ़ के निक्षेपों से मैदान में मिट्टी की परतें जमा हो जाती है। कृषि के लिए मैदान बहुत उपयोगी होते हैं। तीसरा लेते हैं डेल्टा। नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक स्थल रूपों में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में निहायत कमी के कारण नदी के मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इन स्थल रूपों को डेल्टा कहा जाता है। इनका डेल्टा नामकरण ग्रीक भाषा अक्षर डेल्टा के आधार पर किया गया है, क्योंकि इस रचनात्मक स्थल का आकार प्राय डेल्टा अक्षर से मिलता है।
सभी नदियों अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है, क्योंकि कभी नदियों की निचली घाटी का ढाल अधिक होता है या अवसाद कम होने पर वितरिकाओं में नहीं बट पाती, तो नदी डेल्टा के स्थान पर एस्चुरी बनाकर सागर में गिरती है। इसमें डेल्टा का वर्गीकरण भी दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेल्टा पहला है आकृति के अनुसार डेल्टा का वर्गीकरण। चापकार या धनुषाकार डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा, भग्नाकार या रुंड डेल्टा, हथेली नुमा डेल्टा, हृदयकार डेल्टा, प्रगतिशील डेल्टा, अवरोधिक डेल्टा, परित्यक्त डेल्टा, बालू का भीति या बालू का द्वीप। जब नदी के पेटे में अचानक जल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके भार वहन करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, किंतु नदी में पानी की मात्रा कम होते ही शक्ति क्षीण हो जाती है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राप्त बोझ की मात्रा तलहटी में ही रुक जाती है। इस बोझ से बालू भित्तियों व द्वीपों का निर्माण हो जाता है। इसके अलावा नदी द्वारा वितरिकाएं एस्चुरी, बालू मिट्टी तथा बालू द्वीप तथा संप्राय मैदानों की रचना करती है। ये आज अपन ने जलीय स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा की।